पढ़ेंगे मानव नेत्र, मानव आंख के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, मानव नेत्र पढ़ेंगे, फिजिक्स का यह चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले हम मानव आंख के बारे में जानेंगे, मानव नेत्र क्या है, मानव आई यानी ह्यूमन आई क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे मानव नेत्र है, मानव नेत्र फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद में इसको समझेंगे कि मानव आंख में क्या होता है, आंख में हमें दिखता कैसे है, आंख से हमें दिखता कैसे है, कोई वस्तु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र जो है, यहाँ पे एक फिगर है और इसको मानव नेत्र में यानी इसको हम नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। इसके बाद इसको पुतली बोला जाता है, आगे वाले भाग को पुतली बोला जाता है। और ये जो है इसका आइरिस, आइरिस का क्या कार्य है, या प्रतिबिंब यानी जो प्रकाश स्नायु जो प्रकाश आता है उसको रेटिना लेंस को छोटा और बड़ा करने में कार्य करता है। आइरिस हो गया, यह सफेद पटल है। इसके बाद यह पीछे जो होता है प्रतिबिंब बनता है, आंख के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। यह कर्निया है, सबसे प्रथम भाग का जो होता है आंख का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, उसको हम कर्निया कहते हैं। जलीय द्रव इसमें भरा होता है, आंख के पीछे क्या होता है, जलीय द्रव भरा होता है। उसके बाद नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक नीचे वाला जो भाग है यह आंख के नेत्र गोलक हो जाता है। और प्रकाश स्नायु है, लास्ट में क्या है, प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु में क्या होता है, जब भी प्रकाश आता है तो यहाँ से ब्रेन को मैसेज करता है। कभी जो भी फिगर आप देखते हैं, टेबल कुर्सी डेस्क बेंच देखते हैं, यह क्या करता है, प्रकाश स्नायु के द्वारा ब्रेन को मैसेज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। और हमेशा प्रतिबिंब आंख में रेटिना पर उल्टा बनता है और हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाने का कैपेसिटी करता है। समझ रहे हैं ना, आंख में हमेशा जो प्रतिबिंब है उल्टा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन जो आंख में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है, और दिमाग क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां से हम समझेंगे कि आंख के 3 परत होते हैं। आंख में कितने परत होते हैं, आंख में 3 परत होते हैं। आंख में इसमें 3 परत होते हैं मुख्य रूप से, और आंख में 3 परत होते हैं जिसका हम आंख के 3 परत देख लेते हैं। इसके बाद स्केलेरिक सबसे बाहरी परत होता है। देखिए स्केलेरिक सबसे बाहरी परत होता है। उसके बाद में कराइड मध्य परत होता है, कोराइड जो होता है इसका मध्य परत होता है। जब भी यहाँ से प्रकाश कोई आती है तो पहले रेटिना पर पड़ती है, क्या पड़ती है, कर्निया लेंस पे, नेत्र लेंस यहाँ लगा हुआ है, और नेत्र लेंस से होते हुए क्या हो जाता है, यहाँ रेटिना पर चला जाता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। लेकिन जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा हमें देखने का ब्रेन क्या करता है, उसको हमको समझाता है कि इतना बड़ा वस्तु है, वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु ऐसा है, इस प्रकार का वस्तु है, वस्तु का नाम यह है, यह हमको दिखाने का ब्रेन काम करता है। जबकि आंख से सिर्फ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और आंख में रेटिना होता है जो कर्निया और लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है। देखिए कर्निया और लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। कर्निया और लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है, उसे कचाव द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के एक द्रव भरा होता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। पुतली और आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली और आइरिस, देखिए पुतली और आइरिस यही प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब भी प्रकाश देखते हैं, जैसे हम लोग घर में जाते हैं, घर जैसे प्रकाश से डायरेक्ट अगर घर में आते हैं, ठीक है, अगर हम बाहर है, क्या है, बाहर है, और बाहर है लाइट में, सूर्य के प्रकाश में, और ऑटोमेटिक डायरेक्ट घर में चले आए तो हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमको घर में दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश क्या होता है, यह हमारा आइरिस जो है प्रकाश को धीरे धीरे लेंस को फिर क्या करता है, पतला करता है उसको, तब जाके आंख में दिखाई देता है। ठीक है, यह प्रकाश या आइरिस और पुतली का कार्य है। इसका है आइरिस और पुतली का कार्य है। जब भी मान लेते बहुत तेज प्रकाश, बहुत अंधेरे में है, डायरेक्ट तेज प्रकाश में चले गए, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा होता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे हमको दिखना शुरू होता है, थोड़ा देर के बाद दिखना शुरू होता है। तो यह प्रकाश के आइरिस और पुतली का कार्य, प्रकाश को जो यह नियंत्रण करने का कार्य पुतली और आइरिस का कार्य होता है। ठीक है, पुतली और आइरिस इस कार्य को करता है, प्रकाश को। ठीक है, प्रकाश को एक जगह करना, नियंत्रित करना, छोटा बड़ा करना,
और प्रकाश को सही दिशा में रेटिना पर भेजना इसका कार्य होता है। जब प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब प्रकाश किरण लेंस से होते हुए रेटिना पर जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनती है? यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाती है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है नेत्र के लिए। उसके बाद रुको ना, बंद करो। समंजन क्षमता एक होता है टॉपिक में, समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता, देखिए समंजन क्षमता क्या होता है, या समंजन क्षमता कब होता है? बुढ़ापे में देखता है ना, लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है और दिखाई देता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। बुढ़ापे में क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, नजदीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, या उसकी समंजन क्षमता क्या होता है? कैपेसिटी कम हो जाता है। नहीं, समंजन क्षमता कैपेसिटी उसका कम हो जाता है। तो देखिए इसमें समंजन क्षमता क्या होता है कि समंजन क्षमता के लिए नेत्र आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को, नेत्र जो है आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, नेत्र आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए? समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से जो नेत्र है, जैसे मान लेते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे बुढ़ापे में यह काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, ये घटा बढ़ा नहीं करता, नेत्र को पतला और मोटा नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, आंखों में दिखाई नहीं देता है, तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये पुतली और आइरिस का है, कर्निया का है, जलीय द्रव का भाग सबका समझ आ रहा है। और समंजन क्षमता समझ गए कि नेत्र जो है, नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। इसको फोकस दूरी को ऐसे करेगा, पतला करेगा या मोटा करेगा। तो यह अगर पतला करेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, मोटा करेगा फोकस दूरी घटेगा, तो बढ़ा या घटा सकता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दृष्टि दोष। देखिए अब यहां से समंजन क्षमता समझा दिए, आपका समंजन क्षमता दो को, दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। दृष्टि दोष तथा उनके सुधार, हमें अगर आंख में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हमें आंख में दिखाई नहीं देता है, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष। देखिए लास्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। जब हमारे आंख में दृष्टि दोष हो जाता है, यानी तकलीफ हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, कभी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, कभी नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो यह हमारा आंख में तकलीफ है, इस कारण से दिखाई नहीं देता है, इसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए जब नेत्र जो है रेटिना बताया ना पीछे, जब नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना खो दे, यानी प्रतिबिंब ना बना पाए, या आगे या पीछे प्रतिबिंब बनाए, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। जब आंख में प्रतिबिंब बनाना खो दे रेटिना, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब आंख में कुछ बीमारी हो गया, दोष हो गया, बीमारी हो गया। ठीक है, उसके बाद में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। यह दृष्टि दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, इसमें समझना है कि निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता हो लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष समझ गए। निकट दृष्टि माने निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, उल्टा है, अपोजिट है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, जैसे दूर दृष्टि दोष। यहां समझिए कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि दूर दृष्टि दोष के मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट है, यानी उल्टा है। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है।
इसे कम कहेंगे 5 किलो, तो 4 किलो थोड़े दे देगा, लेकिन इसका अपोजिट है कि कम लाओ तो मतलब ज्यादा लाओ, समझ में आया ना, कम लाओ इस मतलब ज्यादा लाओ, कम का उल्टा ज्यादा होता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, यानी निकट में नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, पढ़ सकते हो, लेकिन दूर की वस्तु पढ़ नहीं सकते हो, यह निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, सॉरी दूर दृष्टि दोष, उल्टा करना है इसका, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, जो दोष रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। जैसे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा का दूर दृष्टि दोष, और तीसरा नंबर कौन हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखता है गांव देहात में कि बूढ़े लोग को चश्मा लगाना पड़ जाता है, और बहुत लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि दृष्टि दोष के कारण होता है। अब क्या होता है, किसी किसी को सर बहुत दर्द करता है ना, तो सर दर्द करने के कारण भी चश्मा लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें अगर दिखाई दे रहा है तो हम चश्मा लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सर दर्द इसलिए करता है कि जहाँ यहाँ पे जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब आपका लेंस है या नेत्र लेंस हो गया, यह प्रतिबिंब जैसे यह प्रकाश जाएगा, यहाँ पे प्रकाश जाए से मुख्य प्रधान मुख्य से, यहाँ से केंद्रक से, जैसे यहाँ पे रेटिना मान लेते हैं, रेटिना हो गया आपका, जैसे यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो कोई प्रकाश क्या होता है, रेटिना से पीछे बन जाता है, क्या हो जाता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। जब भी प्रकाश अधिक मात्रा में आपका ब्रेन में जाएगा तो रेटिना से जो पीछे बन जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा दर्द होगा, तनाव बढ़ेगा, रेटिना पर्दा पर तनाव बनेगा, पर्दा पर जब भी तनाव बढ़ेगा तो ब्रेन में क्या होगा, दर्द होगा। तो जरूरी नहीं कि हमको दिखाई दे रहा है, नहीं, हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे हमको दूर की वस्तु भी दिखाई दे रहा है, नजदीक की वस्तु भी दिखाई दे रहा है, पतला लिखा हुआ छोटा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, नहीं, सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन सर दर्द कर रहा है, तो क्या करें, उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आंख में चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका सब चीज प्रतिबिंब बना रहा है सही समय पे, आयरिक्स, अभी आप यंग है तो आपका आयरिक्स काम कर रहा है, पुतली काम कर रहा है, सही दिशा में आपका प्रकाश स्नायु भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, लेकिन बुढ़ापा होने पे क्या होगा, वह काम करना बंद कर देगा, तो दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि अब सभी और आपका जो पार्ट है उसका काम करता होगा आंख का, लेकिन और पार्ट काम करता होगा, लेकिन और पार्ट काम नहीं करता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिर्फ हो सकता है कि आपका प्रतिबिंब जब बन रहा है, या फिल्म बन रहा है पीछे पर्दा के पीछे, तो ज्यादा प्रकाश मात्रा में निकल रहा है, लेकिन आपका जो है ये ब्रेन सही दिशा में इसको आपको बता रहा है, ब्रेन अभी यंग है तो आपको ये काम कर जा रहा है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो यह न काम करेगा और दर्द होगा। इसलिए ब्रेन अगर दर्द करता है ज्यादातर तो डॉक्टर को आप दिखाइए और इससे आपको फायदा बहुत मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे दृष्टि दोष बता दिए, तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दूरदर्शिता। तो निकट दृष्टि दोष, जो दोष होता है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वैसा दृष्टि दोष इस प्रकार, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, यानी नजदीक की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा का नंबर है दूर दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें कहते हैं जरा दूरदर्शिता, एक 3 नंबर है जरा दूरदर्शिता, वैसा दृष्टि दोष जो उम्र बढ़ने पर, बुढ़ापा आने पर न निकट की वस्तु दिखाई देता है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। तो यह मानव नेत्र के लिए 3 हो गया। और इनके सुधार क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष में क्या करेंगे, सुधार। और इसमें हाँ, आपने समझ लिया कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं और उसके कारण माने कैसे बीमारी हो जाता है, नहीं, जैसे हमको नजदीक की वस्तु दिखाई कैसे नहीं देता है, उसमें क्या क्या बीमारी है। तो उसमें बीमारी होने के लिए जैसे मान लेते हैं इसमें दृष्टि दोष की बीमारी हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ से नेत्र गोलक है लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक की लंबाई जो होगा लंबा हो जाएगा। उसके बाद में रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेटिना और लेंस के बीच क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लेंस की मोटा हो जाना, लेंस क्या हो जाएगा, और अधिक मोटा हो जाएगा तो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यहीं पे बनेगा, पर्दा पर नहीं बनेगा, नहीं, यहाँ पे प्रकाश जाएगा और फोकस यहीं पे बनेगा, प्रतिबिंब पर्दा पर जाएगा ही नहीं तो नजदीक की वस्तु हमको दिखाई देगा ही नहीं। दूसरा का है दूर दृष्टि दोष,
दूर दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें अभी समझाया हमने कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है और नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसका बीमारी कैसे हो जाता है, यह कारण कैसे हो जाता है, ये बीमारी कैसे हो जाता है कि दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में कैसे किस प्रकार की बीमारी हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में आपका बीमारी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में बीमारी होने का कारण है कि इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाना, नेत्र गोलक जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस और अधिक पतला हो जाएगा जी, ठीक है, नेत्र लेंस पतला हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। उसके बाद में जरा दूरदर्शिता है, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि वैसा दोष जिसमें ना नजदीक की वस्तु दिखाई दे ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह बुढ़ापे में अधिकतर लोगों को हो जाता है ना इसमें। और इसमें अब चलिए इसका उपचार देखते हैं, ठीक है ना, इसका उपचार देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस, कौन लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन लेंस का, अवतल लेंस। आप जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा तब कौन लेंस आपकी आंखों में लगेगा, अवतल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस लगा लीजिएगा तब उपचार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंख आपका सही प्रतिबिंब बनाने लगेगा। दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु ना दिखाई देगा तो उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, जरा दूरदर्शिता, नहीं 3 नंबर पॉइंट है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगा ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा, नहीं तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, तो इसमें दोनों प्रकार का लेंस लगेगा। देखता है ना किसी किसी आंख में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेंस लगा रहता है, ऐसे करता है तो नीचे की वस्तु दिखाई देता है, ऊपर करता है तो ऊपर की वस्तु दिखाई देता है, नहीं ऐसे ताकेगा तो दूर की दिखेगा। दो एक ही लेंस में दोनों लेंस लगा रहता है, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा रहता है उपचार करने के लिए, यानी उपचार माने बीमारी को ठीक करना है। तो ठीक है, एक ही लेंस में दो लेंस, जैसे मान लेते हैं चश्मा है, यह आपका चश्मा हो गया, ठीक है, यह चश्मा, एक ही चश्मे में दो लेंस लगे होंगे, ठीक है। तो ऊपर मान लेते हैं उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है, नीचे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है। एक ही चश्मा में दो लेंस लगा रहेगा, तभी जाके आपका निकट, अगर निकट देखना है, निकट देखना है तो नीचे देखो ऊपर, और दूर देखना है तो ऊपर देखो। एक ही चश्मा से दोनों काम आपका हो जाएगा, यानी उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया था, उसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। वैसा लेंस जिसमें उत्तल और अवतल लेंस को मिलाकर संयोजन किया जाता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं, बाइफोकल लेंस, या जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वीडियो रोक दीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन जो हो जाएगा, इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय होता है, वायुमंडल में कितने परत है, 7 परत है, और उसमें हवा लेयर है, हवा का क्या है, लेयर है कि परत परत बना हुआ है हवा का, और उसमें प्रकाश ऊपर से क्या आता है, सूर्य आता है ना, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी प्रकाश इधर से उधर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे प्रकाश देखते हैं ना, अपवर्तन में बताए थे ना कि प्रकाश, अगर मान लेते हैं प्रकाश का बताए थे, स्नेल का नियम बताए थे ना कि प्रकाश अगर यहां से आ रहा है तो अगर इस पर पड़ रहा है तो प्रकाश क्या होगा, यहां से पड़ रहा है तो यहाँ पे, या इस प्रकार से अगर प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से प्रकाश अगर पड़ रहा है इस पे, तो यहाँ पे आया और क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा, ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इधर से उधर। अगर यह 60 डिग्री पर आ रहा है तो 30 डिग्री पर निकलेगा, नहीं यह स्नेल कोण आई हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रकाश में, वायुमंडल में प्रकाश होता है, यह प्रकाश जब भी ऊपर से आता है तो इधर से उधर तितर बितर हो जाता है प्रकाश, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या वायुमंडल का अपवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तो भाई देखिए ना, आप लोग गर्मी के दिनों में देखते हैं लू चलता है, बोलते हैं ना कि लू चल रहा है, जैसे वहां पे दूर दूर देखिएगा, दूर में ऐसे ऐसे झल झल दिखाई देता है ना, थोड़ा सा ऐसे झिलमिल 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 करता हुआ दिखाई देता है, क्या होता है पता है ना, वो गर्म हवा होता है, गर्म हवा होता है, और उसके बाद उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, तितर बितर हो जाता है, इधर से उधर हमेशा प्रकाश होते रहता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होते रहता है, यानी अपवर्तन होते रहता है। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या होगा, इधर से उधर दिखाई देगा, ठीक है ना। इसलिए वहां पे क्या होता है कि लू दिखाई देता है, हम लोग उसको लू बोलते हैं, प्रकाश इधर से उधर दिखाई देता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। वो लू होता नहीं है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे नहीं टिमटिमाते हैं, वायुमंडल टिमटिमाता है, ठीक है ना। वायुमंडल में जो प्रकाश है वह इधर से उधर होता है,
ठीक है ना। जब देखिए वायुमंडल में कई परत है, जब प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल में पड़ने पर इधर से उधर मुड़ जाती है, नहीं इधर से उधर मुड़ जाती है, और इधर से उधर मुड़ने पर क्या होता है, प्रकाश में लगता है हमको कि तारा टिमटिमा रहा है। क्या हो रहा है, तारा टिमटिमा रहा है। तारा टिमटिमाता नहीं है, तारा उस अपने जगह है। हमें वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के इधर उधर से होने के कारण क्या होता है, तारा हमें टिमटिमाना महसूस होता है, यानी लगता है, दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हो गए, वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी समय। देखिए सूर्योदय जब निकलता है, चलिए अब यहां देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना हो गया। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी समय क्या होता है, जब भी हमारा सूर्य निकलता है, पृथ्वी से ऊपर निकलता है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ धरती हो गया, यह पृथ्वी है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सूर्य है, यह सूर्य का वास्तविक स्थान है, यानी वास्तविक स्थान हो गया सुबह का समय, हम लोग के लिए सुबह का समय। जब सुबह के समय जब होता है सूर्य, तो हमें क्या होता है, सूर्य के समय बड़ा सा दिखाई देता है सुबह के समय, और दिन में क्यों छोटा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तो दिन में क्या होता है, या दिन में जब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुबह में, तो हमें बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, और जैसे ऊपर जितने ऊपर जाता है छोटा सा होते जाता है। यह क्या होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य उतना ही बड़ा है, ठीक है, सूर्य न छोटा बड़ा नहीं है, सूर्य उतना ही बड़ा है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट रहता है, जब देखिए सूर्य क्षितिज के निकट रहता है, यहाँ पे बीच में मध्य स्थान में, ठीक है, बीच में 12 बजे के आसपास सूर्य क्षितिज के निकट रहता है, तब उसे वह अंडकार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अंडकार दिखाई देता है। और उसके बाद जब रहता है, क्योंकि निचली कोर की किरणें वायुमंडल के अपवर्तन से अधिक गुजरना पड़ता है, उसके बाद में पड़ना पड़ता है, और अधिक परतों के अपवर्तन से होता है, इसलिए गर्म सूर्य प्रकाश अधिक मालूम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि निचली परतों से होकर गुजरना पड़ता है, इनका अपवर्तन अधिक होता है, इसलिए सूर्य का व्यास छोटा मालूम पड़ता है। देखिए सूर्य जो है जब भी सुबह होगा तो प्रकाश के वायुमंडल से अधिक गुजरना पड़ेगा, नहीं गुजरना पड़ेगा, तो इसका क्या होता है कि भाई हमारे इसका व्यास क्या होता है, अधिक बड़ा दिखाई देता है। जब जैसे ऊपर क्षितिज से ऊपर चल जाता है, तो इसका वायुमंडल थोड़ा सा फ्री होने लगता है, नहीं तो क्या होता है, ये अंडाकार दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है, यह वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए स्टॉप करो। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन यानी वर्ण विक्षेपन कैसे होता है, प्रकाश कितने भागों में बढ़ जाता है, प्रकाश कितने भागों का होता है, प्रकाश कितने प्रकार का होता है, नहीं इसको वर्ण विक्षेपन करते हैं। तो यहाँ पे एक हमने प्रिज्म ले लिया, क्या ले लिया, प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म कल पढ़ाए थे हमने प्रिज्म। आप प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म से सफेद प्रकाश यहाँ से एंट्री प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, सफेद प्रकाश यहाँ से भेज रहे हैं, तो क्या करेगा यह प्रकाश, सफेद प्रकाश प्रिज्म अपने आप इसमें अपवर्तन करके 7 रंगों में इसको क्या कर देगा, विभक्त कर देगा, 7 रंगों में इसको विभक्त कर देगा, 7 रंगों में इसको बांट देगा, ठीक है। जैसे सफेद प्रकाश यहाँ जाएगा तो यह 7 रंगों में इसको बांटने की कोशिश करेगा, ठीक है, और 7 रंगों में बांट देगा। तो यह 7 रंग किस प्रकार से निकलेगा, देखिए पहला निकलेगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो यार इसको ट्रिक याद करने का है, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, यानी जब भी तो इसको क्या कहते हैं, बैजानी हपी नाला, यानी इसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं। तो कहना है कि जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरे और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाए, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, जब भी सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है और 7 रंगों में विभक्त कर देती है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, ठीक है, यह प्रिज्म से होकर गुजरेगी। उसके बाद में यह प्रिज्म हो गया, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक हो रहा है, देखिए लाल रंग सबसे अधिक फैल रहा है, ऊपर जा रहा है, लाल रंग का विचलन यानी सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। उसके बाद इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, लाल रंग दूर से दिखाई देता है, लाल जो वस्तु है, यह लाल कलर है, बहुत दूर से दिखाई दे देगा, लेकिन दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा फैलता नहीं, टूटता नहीं है, वायुमंडल इन्वायरमेंट में लाल टूटता नहीं है ज्यादा, वहीं पर आता है, तो इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, लेकिन विचलन बहुत दूर होता है, यानी बहुत दूर तक जा सकता है, यानी फैलता है। देखिए तो यहाँ आप एक और ट्रिक याद कर सकते हैं, ये प्रिज्म समझ गया ना कि प्रिज्म वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण, सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में पकड़ना चाहिए, जब सफेद प्रकाश की किरण
किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो 7 रंगों में बांटेगी। अब उसी वही बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसको आपको याद कैसे करना है? याद करना है कि बैजनी, देखिए बैजनी भाई, एक ट्रिक बता रहे हैं कि बैजनी भाई हप्पी में जाके नाला में गिर गया। याद हो गया? ठीक है ना, कि बैजनी भाई हप्पी शहर में जाके नाला में गिर गया, तो बैजनी हप्पीना नाला। ठीक है ना, बैजनी भाई, देखो बैजनी है, बैजनी अब अपने लगा दिए, बैजनी भाई हप्पी शहर में जाके क्या हो गया? नाला में गिर गया। बैजनी भाई देखिए अब यहाँ से प्रिंट हो गया। अब इसका ट्रिक याद करना है, थोड़ा सा अपना मन में याद रखना है कि बैजनी भाई हप्पी शहर में जाके नाला में गिर गया, तब बैजनी हप्पी नाला हो गया। बैजनी हप्पी नाला, यह आपका वर्ण विक्षेपण खत्म हो गया पॉइंट यहाँ पे। अब आता है इंद्रधनुष। इसके बाद टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखते हैं ना, बचपन में हम लोग देखते हैं कि इंद्रधनुष है, हम लोग बोलते हैं कि आकाश में इंद्रधनुष निकल गया। जब भी बरसात होता है उसके बाद बाहर निकलते हैं तो तुरंत इंद्रधनुष दिखाई देता है। या इंद्रधनुष, वहां इंद्रधनुष होता नहीं है, रेनबो होता नहीं है, इंद्रधनुष होता नहीं है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इंद्रधनुष वहां पे नहीं बनता है। ये मत सोचो कि प्रकाश में इंद्रधनुष बन गया, वहां पे भगवान इंद्रधनुष बना दिए, ईश्वर इंद्रधनुष बना दिया, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है ना, इंद्रधनुष क्या होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे आपका इंद्रधनुष बन गया, हम लोग यहाँ धरती पे है, ठीक है, यहाँ आकाश है, क्या है ये? आकाश। और यहाँ पे धरती। हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से देखते हैं कि इंद्रधनुष कैसे निकल रहा है। अधिकतर इंद्रधनुष बरसातों के दिनों में यह बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? जैसे यहाँ यह इंद्रधनुष है, तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रिज्म सबसे अधिक लाल रंग, क्या लाल रंग का विचलन होगा और अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा इंद्रधनुष को दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और नीचे कौन सा दिखाई देगा? बैगनी, बैगनी दिखाई देगा। ठीक है ना, तो बैगनी दिखाई देगा। अब यहाँ से इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो वर्षा की बूंद जो होती है इस पे पड़ती है। वर्षा की बूंद जब पड़ेगी तो उस पर प्रकाश भी पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा। तो वर्षा की बूंद क्या होता है? लेंस की भांति, देखो यह वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद है, गोला सा वर्षा की बूंद मान लेते हैं इसको, वर्षा की बूंद है। और यहाँ पे जैसे प्रकाश इस पर पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा? यहाँ जैसे अधिक वर्षा हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रहा है, इधर से सूर्य पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, यह बूंद है, बूंद है। ठीक है, बूंद है। और यहाँ पे बूंद है, सब तक बूंद है। अब यहाँ पे प्रकाश जैसे पड़ा, इसे प्रकाश पड़ा तो वर्षा की बूंद क्या होता है? प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। वर्षा की जो बूंद होता है वो किस तरह व्यवहार करता है? प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। और उसमें रंग क्या होता है? वो प्रिज्म से प्रकाश, जैसे वर्षा पानी बरस रहा है इसे प्रकाश मारेंगे तो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। वो बूंद क्या होता है? 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। प्रकाश को क्या करता है? 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। और यह 7 रंग जब जैसे डिवाइड होता है तो हमको क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष हमको दिखाई देने लगता है, या आपस लौटती है और इधर उधर से क्या होती है? पड़ने लगती है और टकराती है। टकराने के बाद अर्धवृत्तकार बनाती है। क्या बनाती है? अर्धवृत्तकार बनाती है। और हमें ये लगता है कि यह क्या है? कि इंद्रधनुष है। क्या है? कि इंद्रधनुष है। परकीर्णन किसे कहते हैं? परकीर्णन, देखिए परकीर्णन भी समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं कि खुरदरा, जैसे एक प्रकार का पत्थर है, यहाँ पे एक कोई पत्थर रखा हुआ है और इसको परकीर्णन किस प्रकार से होता है? प्रकाश का परकीर्णन क्या होता है? जैसे प्रकाश यहाँ पे पड़ा, ठीक है, और प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और प्रकाश इधर से उधर क्या होगा? छितरा जाएगा। क्या होगा? प्रकाश छितरा जाएगा। यानी प्रकाश किसी कण पर पड़ने के बाद वह कण छितराता है। प्रकाश क्या होता है? छितराता है। देखिए प्रकाश किसी कण पर पड़ने के बाद वह प्रकाश क्या होता है? छितराता है। और छितराने की क्रिया को प्रकाश का परकीर्णन कहते हैं। प्रकाश किसी कण पर पड़ता है और छितराने की क्रिया को प्रकाश का परकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग, आकाश का रंग हमेशा क्यों ही हमको नीला दिखाई देता है? नहीं, नीला दिखाई देता है ना, हमेशा नीला। तो आकाश के रंग क्यों नीला दिखाई देता है? जब भी वहां से प्रकाश का, अब वो सब जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं सभी टॉपिक क्या है? कि प्रकाश के अपवर्तन पर है। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन पर है, परिवर्तन पर नहीं है। प्रकाश के परावर्तन पर नहीं है, अपवर्तन पर है। अपवर्तन आर पार कर जाता है, प्रकाश का आर पार कर जाता है ना प्रकाश। अपवर्तन में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है और परिवर्तन में इस पार से उस पार नहीं होता, वो लौट जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से। तब देखिए, तो आप आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब वायुमंडल में ऊपर आकाश में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला रंग का। और जो रंग है
और सब जो रंग है उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला अधिकतर दिखाई देता है। एजुकेशनल वीडियो जो बनाया गया है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, उसके बाद हम देखते हैं मानव नेत्र फर्स्ट टॉपिक था, हमने समझा दिया संबंधन क्रिया, दृष्टि दोष तथा उनके सुधार, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बैगनी हिलना ट्रिक के साथ बताए हैं, इंद्रधनुष और प्रकाश का प्रकीर्णन और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगर वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।